हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज से हम लोग इस चैनल पे सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी का महेश कुमार बर्णवाल का जो सार संग्रह का बुक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम लोग इस बुक को अपने इस यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं। जो महेश बर्णवाल का एनसीईआरटी का सार संग्रह है, इस बुक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह 15वां इसका संस्करण है, जो 2023 में जो है यह इसका न्यू संस्करण है। इसमें सार संग्रह करके कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के इसमें महत्वपूर्ण जो वन लाइनर पॉइंट है उसको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कक्षा 6 से 12 तक का जो भी एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट है वो इसमें दिया हुआ है, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी है। इसमें विशेष आकर्षण के रूप में अध्यायवार जो है रिवीजन नोट्स भी दिया हुआ है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, 105वां जो संविधान संशोधन है वो दिया हुआ है, बजट है, पुरस्कार है और जीआई टैग इसको इसमें दिया हुआ है। तो आज से हम लोग इस बुक को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो इस बुक का टोटल जो सॉल्यूशन है उसको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इस बुक को हमारे साथ आप इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैनल पे इस बुक का जो कंटेंट है इसको देखेंगे कि इस बुक का क्या क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है। पहला जो इसमें दिया हुआ है टॉपिक वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद भारतीय जो भूगोल है, भारत का भूगोल, उसको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भारत के भूगोल के बाद यहाँ पे विश्व का जो भूगोल है उसको यहाँ पे दिया हुआ है। विश्व के भूगोल के बाद यहाँ पे जो विज्ञान है उसको दिया हुआ है, यानी विज्ञान का जो भी कंटेंट है उसको यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सामान्य रसायन जो रसायन विज्ञान है उसको दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन है इसको दिया हुआ है, फिर जीव विज्ञान है इसका जो भी टॉपिक बनता है इसमें दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इससे जो संबंधित टॉपिक है उसको दिया हुआ है, फिर इतिहास का टॉपिक दिया हुआ है, आधुनिक भारत को अलग से टॉपिक इसमें करके दिया हुआ है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है, खेलकूद है, पुरस्कार एवं सम्मान है, विविध है। यानी यही इसका जो है कंटेंट है जो आपके एग्जाम के लिए किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग आज से सबसे पहले जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में भी पहला टॉपिक दिया हुआ है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग आज से देखने वाले हैं, भारत का संवैधानिक विकास। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक फिर से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इस बुक से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भारत का संवैधानिक विकास। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था इसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह कहाँ की गई थी, तो वह कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और कब? 1774 में किया गया था। तो आपको इसमें भी याद रखना है कि कब किया गया था, तो 1774 में कोलकाता में किया गया था। अगला पॉइंट है वो रहा है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। तो अधिनियम जो है वह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई। तो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम क्या हो जाएगा? 1892 के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है केंद्रीय विधानमंडल परिषद किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है। तो केंद्रीय विधानमंडल जो है वह
भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है। तो 1919 भारत शासन अधिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, जिसके लगदार बीएड अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं, तो यही दे रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस से निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। किससे है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अब इसके बाद भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ अधिनियम यानी एक्ट है उसको दिया हुआ है यहाँ पे, और ब्रिटिश जो क्राउन है इसके अंतर्गत कुछ अधिनियम एक्ट है उसको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके इसको भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट फिर से 1713 में, उसी तरह फिर चार्टर एक्ट 1813 में था चार्टर एक्ट। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 में, फिर चार्टर एक्ट आया था 1853 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए थे। तो पहला अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858 में, यानी 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम फिर से 1892 में आया। भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में आया, और भारत शासन अधिनियम 1935 में, और सबसे अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। तो यही संवैधानिक कुछ विकास दिया हुआ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन के जो अंतर्गत था उसको दिया हुआ था। अब इसके बाद दिया हुआ है, अगला पॉइंट दे रहा है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में जो द्वैध शासन अधिनियम है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। 1935 के द्वारा प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में था। किस में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में था। अगला पॉइंट बोल रहा है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय जो संघ है इसको स्थापना करने का जो प्रावधान है वह भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित है, यानी 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वह क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय जो संविधान सभा है इसका जो गठन है वह कैबिनेट मिशन यानी 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद दे रहा है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? तो प्रांतों से जो भी प्रतिनिधि थे उनका निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था, यानी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यानी जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव किया गया था वह किस के माध्यम से किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विभिन्न जो प्रांतों के संविधान सभाओं द्वारा है उनके द्वारा
चुनाव किया गया था। उसके बाद दे रहा है अंतरिम जो सरकार 1946 में बनी थी उसके बारे में दिया हुआ है। एक तरफ यहाँ पर दिया हुआ है सदस्य और दूसरी तरफ दिया हुआ है वो कौन से विभाग से संबंधित है, यानी कौन से पद धारण किए थे उसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल जो नेहरू थे वह राष्ट्रमंडल से संबंधित और विदेशी मामलों से संबंधित थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह और सूचना प्रसारण से संबंधित है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, ये कृषि एवं खाद्य से संबंधित है। फिर से दिया हुआ है जॉन मथई, तो ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित है। जगजीवन राम, ये श्रम से संबंधित है। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, तो ये रक्षा से संबंधित है। लियाकत अली, ये वित्त से संबंधित है। और सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा एवं कला से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे, बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यानी जो भारत शासन अधिनियम था 1919, इसकी समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था। इसका गठन कब किया गया था? तो 1927 में इसका गठन किया गया था, लेकिन यह 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था। और यह क्यों आया था? तो यह भारत शासन अधिनियम जो 1919 था इसकी समीक्षा करने के लिए आया था। उसके बाद बोल रहा है अगला प्रश्न, भारत की संवैधानिक सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत का जो संवैधानिक सभा का पहला जो बैठक हुआ था, यानी प्रथम बैठक हुआ था, वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान, भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप था, यानी फर्स्ट जो ड्राफ्ट था, सर B.N. राव ने द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, यानी परमानेंट जो चेयरमैन थे, वह किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किन्हें चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो यह संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल बताना है कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? कुल 12 अधिवेशन किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी भारतीय जो संविधान था इसके निर्माण में जो संविधान सभा है इसको कुल कितना समय लगा था? तो इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा था इसका संवैधानिक जो सलाहकार थे वह सर B.N. राव थे। कौन थे? सर B.N. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने जो वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 को हुई थी, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? ये इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। जबकि 11 दिसंबर, यानी इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से संबंधित थे वे इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो दोनों को याद रखना है। अगर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और वहीं पूछेगा इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला पॉइंट दे रहा है यहाँ पे, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, यानी भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को, कब 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए दोनों प्रश्न में अंतर है। ये पूछेगा कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया या कब अंगीकृत किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यही पूछेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों को समझना है। आगे दे रहा है संविधान सभा, इसमें दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, जबकि इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अस्थायी जो अध्यक्ष है इसके रूप में चुना गया। यानी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के रूप से शुरू किया गया है। यानी संविधान का निर्माण का जो प्रारंभ है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया। कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान है इसे स्वीकृत किया गया यानी अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। तो दोनों में अंतर है। बोलेगा अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों में जो अंतर है उसको समझना है। आगे बोल रहा है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है यह संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, इसे अधिनियमित किया गया। जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी संविधान को लागू होने से 2 दिन पहले। उसके बाद दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ यानी जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको कब अंगीकृत किया गया। तो अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसको कब अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अंगीकृत किया गया। उसके बाद संविधान सभा की जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? जो सलाहकार समिति थी इसके अध्यक्ष बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा का जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे दिया हुआ है प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष दिया हुआ है। एक तरफ जो मुख्य रूप से जो प्रमुख समिति है उसको दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसके अध्यक्ष कौन थे इसको दिया हुआ है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझना है। पहला बोल रहा है संघ शक्ति समिति। जो संघ शक्ति समिति थे इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, तो जो संघीय संविधान समिति है इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति, तो जो प्रांतीय संविधान समिति थे इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद दिया हुआ है प्रक्रिया नियम समिति,
तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, तो जो राज्यों के लिए समिति था इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। तो जो संविधान सभा के प्रारूप समिति था जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनके अलावा इसके 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा। इसके बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आ गए थे। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। उसके बाद दिया हुआ है संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो जो प्रारूप समिति था इसका गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। और कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इनका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से, यानी 1947 से 1950 के समय में हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी से। लेकिन इसके पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 में हुआ था। तो इनका जो चयन था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन इससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में किया गया था। उसके बाद एक और पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे, जिससे आज का ये टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। बोल रहा है भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, कौन कौन से? हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्य इन 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। यानी जो भारत का संविधान था वह मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था। कौन कौन सा भाषा था? तो पहला भाषा क्या हो जाएगा? हिंदी, और दूसरा भाषा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। तो फ्रेंड, यही आज के आपके इस सेशन का अति महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित, जो संविधान से संबंधित है, भारतीय राज्यव्यवस्था से संबंधित है, भारत का संवैधानिक विकास, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम लोग इसका जो सेकंड टॉपिक है उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे ऐसे ही जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।